नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। दिल्ली में जब से जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, देश भर के राजनीतिक विमर्श में युवाओं की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए हैं और तमाम पार्टियों के आईटी सेल नया सिलेबस रटने में लगे हैं, जिसमें जेनजी के उस शब्दकोश को समझना उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिस शब्दकोश में हर दिन कोई ना कोई नया शब्द जुड़ जाता है। सरकार की घोषणाओं में भी युवाओं पर विशेष तौर से फोकस किया जा रहा है और अब ये नजर भी आने लगा है। इसकी साफ साफ झलक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 15 अगस्त के अभिभाषण में भी देखी गई। उन्होंने इस मौके पर कई घोषणाएं की, जिनमें युवाओं से जुड़ी घोषणाओं पर विशेष फोकस रहा। इतना कि उन्होंने युवा आयोग तक बनाने की बात कह दी है। अब नीति आयोग, सेतु आयोग, पलायन आयोग की तरह ही एक युवा आयोग भी राज्य में होगा, जो युवाओं के लिए भौंकुछ फरकाए ना फरकाए, लेकिन नेताजी के कई नज़दीकियों या रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारियों को सेट करने का एक और बढ़िया ठिया ज़रूर बन जाएगा। फिर इसमें भी कुछ दर्जाधारी सेट किए जा सकेंगे, जो प्रदेश के बाकी निर्लज्ज दर्जाधारियों की तरह फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घुमा करेंगे और स्क्रीन पर दिख रहे इन बेशर्म अधिकारियों की ही तरह अपनी चमड़ी मोटी कर लेंगे। जैसे ये राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष साहब की गाड़ी देखिए, फर्जी नंबर प्लेट को श्रद्धांजलि देती एक माला भी इसमें लटक रही है। इनकी ही तरह प्रदेश में अभी दर्जनों अधिकारी और दर्जाधारी हैं जो इसी नंगई को अपनी शान समझते हैं। अपने देश में वैसे भी ये चलन है कि जो जितने ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ कानून तोड़ता है, उसकी उतनी ही ज़्यादा वाहवाही होती है। इसलिए लगातार घचोरने के बाद भी ये निर्लज्ज लोग उदय भाई की तरह दोहरा रहे हैं कि सह लेंगे थोड़ा, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। खैर, हम अपने तमाम दर्शकों द्वारा भेजी गई इन निर्लज्ज अधिकारियों की तस्वीरों के माध्यम से इन्हें झपोड़ने का काम तब तक करते रहेंगे जब तक इन्हें खुद ऐसी फर्जी नंबरों वाली गाड़ियों में घर से निकलते हुए जनता का खौफ न सताने लगे। फिलहाल वापस लौटते हैं युवाओं के मुद्दों पर। प्रदेश का युवा असल में किस स्थिति में है और कैसी कैसी समस्याओं से जूझ रहा है, आज के एक्स्ट्रा कवर में इस पर विस्तार से बात करेंगे, ताकि हमारी सरकार बहादुर भी समझ पाए कि उसकी घोषणाएं सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर क्यों रह जाती हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि बीती 15 अगस्त को मुख्यमंत्री धामी ने क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। प्रदेश में पहला युवा आयोग बनाया जाएगा। सीमांत इलाकों के पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और युवाओं को प्रदेश की स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। बहादुर बच्चों के लिए बाल वीरता पुरस्कार शुरू किया जाएगा और 18 से 30 साल के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना चलाई जाएंगी, जिसके तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा। उनकी देखरेख में युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और इस प्रशिक्षण के बाद यदि ये युवा अपना उद्यम लगाना चाहते हैं तो उन्हें बैंक से लोन लेने पर 30% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इन घोषणाओं पर यदि ठीक से अमल हुआ तो स्वाभाविक है कि प्रदेश के कई युवा इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सरकारी उदासीनता के चलते ही ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ मुट्ठी भर युवाओं तक भी नहीं पहुंच पाता, जबकि चकड़ैत ऐंची ऐंच फलिंडा लौंफिया ले जाते हैं। दूसरा, सरकार कई तरह की योजनाएं लाने की बात तो बड़े जोर शोर से करती है, लेकिन जिन समस्याओं से हमारे युवा रोजमर्रा के जीवन में जूझ रहे होते हैं, उन्हें सरकार एक्नॉलेज तक नहीं करती। आज के एक्स्ट्रा कवर में प्रदेश के कुछ ऐसे युवाओं की आप बीती हम आपके सामने रखेंगे, जिन्हें सुनकर आप समझ सकते हैं कि सरकारी फाइलों में गांव का जो मौसम गुलाबी नज़र आता है, उसका हकीकत से दूर दूर तक भी नाता क्यों नहीं होता। इस कड़ी में सबसे पहली आप बीती है मनीष रावत की। वो बताते हैं, मेरा नाम मनीष रावत है, मैं ग्राम नानस्यूं, पोस्ट ऑफिस जिवई, ब्लॉक बीरोंखाल, विधानसभा चौवट्टा खाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं आपसे अपने गांव की एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या के बारे में बात कहना चाहता हूं। हमारे गांव तक आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। ये समस्या सिर्फ आने जाने की नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार और गांव के भविष्य से जुड़ी हुई है। हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक माननीय सतपाल महाराज जी हैं और वे वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। पिछले लगभग 15-20 साल से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से सतपाल महाराज जी और उनकी पत्नी श्रीमती अमृता रावत जी ने किया है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की। गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग भी कोई नई नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सड़क का आश्वासन दिया गया था।
फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया था। अब सड़क का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन आज भी हमें ये नहीं पता कि ज़मीन पर काम कब शुरू होगा। इसके अलावा माननीय सतपाल महाराज जी के सुपुत्र श्री सुयश रावत जी भी साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए हमारे गांव पैदल आए थे। उस समय उन्होंने भी ग्रामीणों से चुनाव के बाद सड़क उपलब्ध कराने की बात कही थी। अब यदि इस बार वे संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं तो गांव वालों के मन में स्वाभाविक रूप से ये सवाल है कि वर्षों से किए जा रहे इन वादों के बाद सड़क आखिर कब धरातल पर पहुंचेगी। सबसे बड़ी परेशानी हमारे स्कूली बच्चों की है। हमारे गांव के बच्चे रोज़ लगभग 6 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं और फिर उतनी ही दूरी पैदल चलकर वापस घर आते हैं। यानी रोज़ का सफ़र लगभग 12 से 16 किलोमीटर हो जाता है। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो या रास्ते में जंगली जानवरों का डर हो, बच्चों को इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। पिछले 4-5 साल में हमारे गांव में पहाड़ी से गिरने की घटनाओं में 4-5 लोगों की मौत तक हो चुकी है। कई बार गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि पहले उसे पैदल सड़क तक लाना पड़ता है और उसके बाद वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ता है। पिछले सप्ताह ही हमारे गांव की एक बहन को सांप ने काट लिया। मेडिकल इमरजेंसी में पहले गांव के लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, फिर उन्हें कंधे पर उठाकर पैदल सड़क तक लाया गया। सड़क तक पहुंचाने में करीब 4-5 घंटे लग गए। इसके बाद लगभग 15 किलोमीटर दूर थलीसैंण अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पौड़ी रेफर किया गया और रात में पौड़ी से श्रीनगर रेफर कर दिया गया। भगवान की कृपा से वो बहन अब ठीक है, लेकिन इस घटना ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर अगली बार स्थिति इससे कहीं गंभीर हुई तो फिर क्या होगा। हमारे गांव और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध रसूलान दीवा मंदिर का रास्ता भी हमारे गांव से होकर जाता है। अगर गांव तक सड़क होती तो इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता था और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बन सकते थे। मैं खुद अपने गांव में एक होम स्टे शुरू करना चाहता हूं, लेकिन सड़क न होने की वजह से मैं अभी तक ये शुरू नहीं कर पाया। हमारा गांव लिंगड़े के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गांव के लोग लिंगड़े को जंगल से लाकर बाजार में बेचते हैं और इससे कुछ आय भी हो जाती है, लेकिन सड़क न होने की वजह से लोग इसे बड़े स्तर पर व्यवसाय के रूप में विकसित नहीं कर पा रहे। अगर सड़क होती तो ये स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय का एक अच्छा साधन बन सकता है। हमारे लिए सड़क सिर्फ गाड़ी आने जाने का रास्ता नहीं है। सड़क होगी तो बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। सड़क होगी तो मेडिकल इमरजेंसी में समय बचेगा। सड़क होगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सड़क होगी तो होम स्टे और दूसरे छोटे व्यवसाय शुरू हो पाएंगे। सड़क होगी तो लिंगुड़े जैसे स्थानीय उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंच सकेंगे और शायद इससे गांव से होने वाला पलायन भी कम हो सकेगा। हम किसी राजनीतिक विवाद के लिए ये बात नहीं उठा रहे। हमारी मांग बहुत सीधी है। जो सड़क वर्षों से प्रस्तावित है, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है और जिसका सर्वे भी हो चुका है, उसका काम ज़मीन पर आखिर कब शुरू होगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी ये बात सरकार और संबंधित विभाग तक पहुँचे और हमें ये जानकारी मिले कि सड़क निर्माण का काम कब शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी मनीष उम्मीदों से भरे एक युवा हैं जो आज भी अपने गांव में कुछ सार्थक करना चाहते हैं। आपने अपने हालिया अभिभाषण में जो योजनाएं शुरू करने की बात कही है, सोचिए क्या मनीष जैसे युवाओं तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा जब दशकों से उनके गांव सड़क तक नहीं पहुंची है। मनीष की आप बीती को आप ध्यान से सुनेंगे तो पहाड़ की समस्याओं को परत दर परत सिर्फ एक इसी आप बीती से आप समझ सकते हैं। मनीष की आप बीती में जो बातें हैं, यकीन मानिए आपके पलायन आयोग की किसी भी रिपोर्ट से बेहतर इन बातों को इस आपबीती से समझा जा सकता है कि पलायन के मुख्य कारण क्या हैं। अब हम आपको एक दूसरे युवा की आपबीती सुनाते हैं। ये युवा एमटेक कर रहा है, लेकिन आपकी उच्च शिक्षा व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है कि उसका भविष्य अभी से प्रभावित होने लगा है। इस युवा का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, क्योंकि असल नाम बताने से तो आपकी व्यवस्था इसे ही तंग करने में जुट पड़ेगी। फिर ये समस्या भी अकेले इसी युवा की नहीं बल्कि प्रदेश के सैकड़ों युवाओं की है। ये युवा लिखता है कि मैं एमटेक अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। मेरी एमटेक की अंतिम डिसर्टेशन से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्लेजरिज्म वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण मेरी फाइनल डिसर्टेशन और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अब भी लंबित है। मेरी जानकारी के अनुसार उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास वर्तमान में प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर की उचित सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विद्यार्थियों को प्लेजरिज्म रिपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और उनकी फाइनल डिसर्टेशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। इस देरी का कारण मेरा एमटेक कंप्लीशन
डिग्री तथा आगे की करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रभावित हो रहे हैं। मैंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया है, लेकिन समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी, आपके पास बजट की तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हजार हजार करोड़ तो आप सिर्फ विज्ञापनों पर ही उड़ा देते हैं और खनन से लेकर निवेश तक हजारों करोड़ बल्कि लाखों करोड़ कमाने का दावा भी आप लगातार करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास वो ज़रूरी सॉफ्टवेयर तक नहीं है जो सैकड़ों बच्चों का भविष्य प्रभावित कर रहे हैं? कृपया करके अपने उच्च शिक्षा मंत्री से कहिएगा कि ऐसी समस्याओं को जो पल भर में सुलझाई जा सकती हैं, कम से कम उनके चलते तो बच्चों के भविष्य के साथ ऐसी घोर लापरवाही नहीं की जाए। एक और युवा की आप बीती आपको सुनाते हैं, जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटा हुआ है। इस युवा ने हमें लिखा है कि मेरा नाम नीरज है और मैं पिछले 4 साल से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहा हूँ। इन 4 वर्षों में मैंने अपनी पढ़ाई, समय, पैसा और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाया है। मेरे जैसे उत्तराखंड के हज़ारों युवा इसी उम्मीद के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी और अपने प्रदेश में रोजगार का अवसर मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह भर्ती परीक्षाओं को बार बार रद्द किया जाता है, प्रक्रियाएं लंबित रहती हैं और नई भर्तियों को लेकर स्पष्टता नहीं होती, उससे अभ्यर्थियों के सामने केवल रोजगार का संकट नहीं बल्कि लगातार बढ़ती अनिश्चितता का संकट भी खड़ा हो गया है। जब कोई अभ्यर्थी महीनों या वर्षों तक किसी परीक्षा की तैयारी करता है और ऐन समय पर परीक्षा रद्द हो जाती है, तो उसकी मेहनत, समय और आर्थिक संसाधनों पर सीधा असर पड़ता है। मेरे अपने अनुभव में भी लगातार परीक्षा संबंधी अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव बढ़ा है। आखिर एक युवा कितने साल तक केवल तैयारी करता रहे और ये इंतज़ार करता रहे कि परीक्षा होगी भी या नहीं? मैं ये सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं उठा रहा हूँ, मेरे साथ हज़ारों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। हम आयोग से किसी विशेष सुविधा की मांग भी नहीं कर रहे। हमारी मांग केवल इतनी है कि भर्ती परीक्षा पारदर्शी हो, परीक्षा कार्यक्रम स्पष्ट हो, यदि किसी परीक्षा को रद्द करना पड़े तो उसका ठोस कारण बताया जाए और पुरानी भर्तियों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। 4 साल की तैयारी के बाद भी यदि एक अभ्यर्थी को ये पता नहीं हो कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहा है वो समय पर होगी भी या नहीं, तो उसके सामने भविष्य को लेकर असमंजस स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि सरकार और आयोग युवाओं की इस समस्या को गंभीरता से लें और भर्ती प्रक्रिया के लिए ऐसी समयबद्ध व्यवस्था बनाएं जिनमें विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक प्रत्येक चरण की स्पष्ट समय सीमा तय हो। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षार्थी सिर्फ एक रोल नंबर नहीं होता, उसके पीछे एक परिवार की उम्मीद, वर्षों की मेहनत और उसके अपने भविष्य के सपने होते हैं। नीरज ने अपनी आप बीती के साथ साथ वो परीक्षा कैलेंडर भी हमें भेजा है जो आपके आयोग जारी तो करते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते। और उसके साथ ही नीरज ने ये विज्ञप्ति भी भेजी है जो यूके SSSC ने 14 अगस्त को जारी करते हुए बताया है कि कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा स्थगित की जा रही है। हमने प्रदेश के 3 युवाओं की आप बीती आपको सुनाई है। एक वो युवा है जो अपने गांव में होम स्टे खोलना चाहता है लेकिन कई साल से सिर्फ सड़क का ही इंतजार करने को विवश है। एक वो युवा है जो एमटेक फाइनल ईयर में है और सिर्फ यूनिवर्सिटी की उदासीनता के चलते असमंजस में है कि आगे कैसे बढ़े। और एक वो युवा है जो कई साल से सरकारी नौकरी की उम्मीद में दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन व्यवस्थाओं से विवश होने के मुहाने पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जी, इन तीनों युवाओं की आप बीती को अगर आप थोड़ा संवेदनशीलता के साथ देख और सुन सकें तो यकीन मानिए ये तय करना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा कि उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताएं आखिर क्या होनी चाहिए। वैसे बीते दिनों आपने स्कूली छात्रों के साथ भी संवाद किया जो सच में एक अच्छी पहल है। यूँ तो इस तरह के आयोजन अब एक PR गिमिक बनकर रह गए हैं, लेकिन इस बात के लिए हम आपकी पूरी प्रशंसा करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम उस तरह के स्क्रिप्टेड कार्यक्रमों से अलग था जैसा मोदी जी के कार्यक्रम होते हैं, जहां बच्चों को रटवा रटवा कर सिर्फ मीठी मीठी बातें ही बुलवाई जाती हैं। आपके इस संवाद में जब आप बच्चों से पूछ रहे थे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे, इस पर कई बच्चों ने जो मुद्दे उठाए वो कमाल के थे। हालांकि आप ये सुनकर थोड़ा असहज दिखे कि बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मैं आपकी जगह होता तो ये करता, और इस असहजता के चलते आपने उन्हें टोकते हुए कहा कि मेरी जगह नहीं, ये बोलिए कि मुख्यमंत्री होता तो ये करता। लेकिन इसके बाद भी वहाँ बच्चों ने खुलकर VIP कल्चर को ख़त्म करने की बात कही, पेड़ों के अंधाधुंध कटान पर सवाल उठाए, इस पर लगाम लगाने की बात कही। उन्होंने खुलकर कहा कि सड़कों पर 10 में से 7-8 जगह जो गड्ढे पड़े रहते हैं उनमें सुधार किया जाए। कांवड़ियों द्वारा हुड़दंग करने की समस्या पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। और एक बच्ची ने तो ये भी कहा कि नेशनल जीतने के बाद उसका सिलेक्शन इंडिया को विदेश में रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया था, लेकिन उससे पैसों की मांग की गई जिसके चलते वो विदेश नहीं जा पाई।
इसी बच्ची का वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल भी हुआ और तब आपका पूरा तंत्र लग गया उस बच्ची की कहानी को मिसअंडरस्टैंडिंग बताते हुए ये साबित करने में कि वो कहना तो कुछ और चाहती थी। आपका यही तंत्र डैमेज कंट्रोल के नाम पर नैरेटिव बनाने की जगह अगर इस दिशा में काम करे कि आगे से किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे को उन कारणों से मौका नहीं छोड़ना पड़ेगा जिन कारणों से शायरा नाम की इस बच्ची का मौका चूक गया, तो फिर आने वाली ऐसे आयोजनों में बच्चों की आपबीती स्वतः ही अच्छी होंगी और आपको डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो इस पहल के लिए आपका शुक्रिया कि कम से कम आपने बच्चों को अनस्क्रिप्टेड बातें करने का मौका दिया और उन्हें सुना, वरना आज के दौर में जहां हर चीज़ सिर्फ पीआर स्टंट बन चुकी है जिसमें आप खुद भी पीछे नहीं हैं, ये उम्मीद करना बेमानी ही लगता है कि कोई नेता लोगों के ऑर्गेनिक और अनस्क्रिप्टेड सवाल लेने को तैयार होगा। विशेष तौर से भाजपा से तो ये उम्मीद न्यूनतम इसलिए भी है क्योंकि उनके आदर्श पुरुष हम सबके माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये परंपरा शुरू की है कि सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाए, मन की बात सिर्फ अपनी कही जाए, दूसरों की न सुनी जाए और सारे आयोजन पीआर टीम ही करवाए। उनकी ही बनाई रीत है जिसके चलते हमें ये भी बड़ी बात लग रही है कि हमारे मुख्यमंत्री ने छात्रों को अनस्क्रिप्टेड बातें कहने का मौका तो दिया। सोच कर देखिए क्या हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं कि वो देश की किसी भी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी तो छोड़िए किसी स्कूल में भी 11th या 12th के बच्चों से कोई ऐसा संवाद कर लें जहां किसी भी बच्चे को एक्सटेम्पोर उनसे कोई भी सवाल करने की छूट हो और वो प्रोग्राम लाइव हो। मोदी जी के रहते ऐसा ना कोई संवाद कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रदेश की कुछ अन्य खबरों की तरफ। बीते हफ्ते एक दुखद खबर चमोली जिले से भी आई जहां पीपलकोटी में टीएचडीसी की एक निर्माणाधीन टनल में मलबा आने से 8 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद टीएचडीसी ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई। करीब 7,000 करोड़ की इस परियोजना में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 5 लाख रुपए देकर इतिश्री कर लेने पर कई लोगों ने विरोध दर्ज किया है। प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीते दिनों कांग्रेस ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता अमरेंद्र बिष्ट ने आरोप लगाए हैं कि जिन मतदाताओं पर आपत्ति दर्ज की गई हैं उन आपत्तियों को जब उन्होंने रैंडमली वेरीफाई किया तो ये सामने आया कि 133 में से एक भी ऐसी आपत्ति नहीं थी जिसमें आपत्ति करने वाले का नाम और फ़ोन नंबर मैच हो रहे हों। इसके अलावा किच्छा में तो ये भी सामने आया है कि राजेश तिवारी नाम के एक ही व्यक्ति ने अकेले ही 5,900 से ज़्यादा आपत्तियाँ लगाई हैं। दिलचस्प है कि लगभग 6,000 आपत्तियों में से 98% मुस्लिम वोटर्स हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए राजेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने अकेले ही लगभग 6,000 आपत्तियां लगाई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा फर्जी आपत्तिकर्ताओं के जरिए एसआईआर की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। जाते जाते एक अहम सूचना ये भी कि बारामासा से ही मिलते जुलते नाम के कुछ फेसबुक पेज और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स इन दिनों चलाए जा रहे हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आप स्क्रीन पर दिख रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट की ये तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारे यही आधिकारिक हैंडल हैं। इसके अलावा बारामासा के नाम से मिलते जुलते किसी भी अन्य पेज या अकाउंट से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये था आज का एक्स्ट्रा कवर। आपको बारामासा के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें आप सहयोग ज़रूर करें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड और UPI ID के माध्यम से भी आप हमें सीधा समर्थन दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहला प्रणाम।